पाकिस्तान को आज एबीपी न्यूज याद दिलाएगा वो दिन जब 48 साल पहले 1971 में उनके फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज कुरैशी को भारतीय ऑफिसर्स ने बांग्लादेश की जमीन पर उनकी उड़ान को गिराकर पकड़ा था और सही सलामत वापस किया था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग हमारे साथ इस वक्त हैं। पनाग साहब उस वक्त कैप्टन हुआ करते थे और 4 सिख में वो बांग्लादेश की जमीन पर लड़ रहे थे जब परवेज मेहदी को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। 1971 का वो पाकिस्तान का पहला पायलट था जो भारतीय सेना के कब्जे में आया था। पनाग साहब आपका स्वागत है। आखिरकार 22 नवंबर 1971 को हुआ क्या था बांग्लादेश में? असल में जो लड़ाई है बांग्लादेश की वो कुछ देर पहले शुरू हो चुकी थी, यानी उसको हम फौजी भाषा में कहते हैं शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। तो ये कार्रवाई तकरीबन नवंबर के शुरू से शुरू हो चुकी थी और हम 10 तारीख से ही बांग्लादेश के अंदर या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। तो 20 तारीख को फिर हमें आदेश मिले कि हमने एडवांस करके आगे बढ़ना है। तो हमने तकरीबन टैंकों के साथ 20 किलोमीटर का एडवांस किया और एक जगह थी चौगाचा जो कि कबदक नाम का दरिया है उसके ऊपर थी। तो उसके ऊपर एक पुल था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जैसे ही हम पुल के पास पहुंचे तो पुल दुश्मन ने उड़ा दिया और हमारा एक टैंक भी वहां पर दलदल सी ज़मीन में फंस गया उसके पास और हमने फिर वहीं पर डिफेंस ले लिया। अब हम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 20 किलोमीटर थे और हमारे से कोई उसी रात को जो है 20 तारीख की रात को ही हमारे से 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कबदक रिवर में साउथ ईस्ट में 14 पंजाब हमारी यूनिट थी, उसने भी रिवर पास करके एक जगह पर डिफेंस लिया। अभी तक हमने कोई मेजर ऑपोजिशन हमारे सामने नहीं आई थी। जो थोड़े बहुत उनकी रिकॉनेसेंस ट्रुप्स वगैरह आए थे तो उनको हमने जल्दी से तहस नहस कर दिया था। अगले दिन सवेरे 21 तारीख को उनके जो है हवाई हमले हमारे ऊपर जो है शुरू हो गए पाकिस्तान की साइड से। और भारत ने अपना एयर अटैक नहीं खोला था? नहीं, हमारी एयरफोर्स क्योंकि लड़ाई अभी डिक्लेयर नहीं थी। अच्छा, तो वो तो अपने इलाके में ऑपरेट कर रहे थे, लड़ाई डिक्लेयर नहीं थी। लड़ाई तो 3 दिसंबर को डिक्लेयर हुई है। हमारे को हवाई सपोर्ट मिल नहीं सकती थी। तो पाकिस्तान के सेबर्स ढाका से उड़कर आते थे और वो आकर मतलब एक हमारे यूनिट के ऊपर, क्योंकि वहाँ टैंक जो था वो रोड के ऊपर फंसा हुआ था ब्रिज के पास, और एक दूसरा नीचे की तरफ जहाँ पर हमने एक किश्तियों का पुल बनाया हुआ था क्रुपमान ब्रिज, एक उसके ऊपर जाया करते थे। पर ज़्यादातर हमला इसी जगह पर आया क्योंकि यहाँ पर टैंक खड़ा था। तो ये हमले शुरू हुए कोई 21 तारीख को मतलब दोपहर को, और ये 22 तारीख तक 24 घंटे तक चलते रहे। कम से कम मेरे ख्याल में कोई 16-17 सॉटीज, यानी 3-3, 4-4 एयरक्राफ्ट की जो सॉटी आती है। तो इतने मतलब वहाँ पे मिशन, रादर मैं कहूँगा कि लगातार मिशन आते रहे। हम ग्राउंड से बढ़ रहे थे और वो एयर अटैक कर रहे थे। हम तो अभी थोड़ा सा हमारे थोड़ा पॉज था, टेक्टिकल पॉज था, क्योंकि इस वक्त जो हमने अभी लड़ाई तो डिक्लेयर हुई नहीं थी कि जितना हमने गेन किया उसके ऊपर एक टेक्टिकल पॉज था ताकि उनका रिएक्शन देखा जाए। तो ग्राउंड पे उनके सोल्जर नहीं थे जो आपको रोक? वो हमारे सामने थे, वो हमारे सामने थे दरिया के पार, और आपस में हमारी फायरिंग चल रही थी। लेकिन वो ज्यादातर वो एयर का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उनको कुछ टैंक हमारे पास दिखाई दे रहे थे और कुछ टैंक नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे। तो जैसे ये चल रहा था तो 22 तारीख को जो है सवेरे पहले तो पाकिस्तान 21 तारीख को सवेरे पहले तो पाकिस्तान ने एक काउंटर अटैक किया जिसमें उन्होंने ये 14 पंजाब को जो है ऊपर उन्होंने हमला किया, और वो उस हमले में उन्होंने टैंक भी इस्तेमाल किए और उसके साथ उनका पूरा स्क्वाड्रन था, एक 13 टैंकों का, 14 टैंकों का, उसमें से 11 टैंक डिस्ट्रॉयड हो गए और हमारे भी 3 टैंक डिस्ट्रॉयड हुए जो PT 76 टैंक थे। स्क्वाड्रन कमांडर थे, स्क्वाड्रन लीडर नारंग, उनकी वहाँ पर मतलब वो किल्ड इन एक्शन हो गए, और उनके 2IC थे
कर्नल तेजिंदर सिंह वो भी जख्मी हो गए। तो एक बहुत अच्छा एक एक्शन था जिसमें कि वो पाकिस्तान के 6 पंजाब को हैवी नुकसान उठाना पड़ा और रिपल्स हो गया अटैक, और उनके 11 टैंक जो हैं वो उधर तहस नहस होकर रह गए, जिनमें से 3 चलती हालत में थे। वो बाद में हम लोगों ने उसको मतलब रिट्रीव किया, आपने कब्जे में ले लिया। तो जब ये एयर अटैक चल रहे थे तो हम काफ़ी अपनी एयर एफर्ट के लिए कर रहे थे डिमांड के हमें एयर एफर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लड़ाई डिक्लेयर्ड नहीं थी इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन हमारी जो वायुसेना थी वो इस हरकत को देख रही थी, वो देख रही थी कैसे ये पाकिस्तान के सेबर जहाज़ आ रहे हैं और कैसे वो बिना बेफिक्री के साथ वो नीचे स्ट्रैफिंग कर रहे हैं। और इन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि हम इनको क्या बोलते हैं कि एरियल एम्बुश करेंगे, नीचे से हाँ भाई, एरियल एम्बुश मतलब कि अचानक इनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये हमारी जो जहाज़ हैं ये क्लाईकुंडा से उड़े थे और ये डमडम के ऊपर थे। तो जैसे ही इन्होंने उस दिन 22 तारीख को कोई 3 बजे का समय था, तो जैसे ही ये जहाज़ आए और इन्होंने जो है आकर अपनी वही स्ट्रैफिंग शुरू कर दी। ये बिल्कुल डाइव बॉम्बर्स जैसे आप देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्तूकास, उस तरह से ये डाइव बॉम्बिंग करते थे। एक मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन पे ऊपर जाकर फिर ऐसे आकर फिर नीचे आ गए आराम से, मतलब वो अपना रॉकेट अटैक्स, मतलब वो निश्चिंत थे कि भारत की तरफ से कोई एयर अटैक नहीं आएगा। उनको ये ख्याल नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स आएगी, और उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ मुक्ति बाहिनी के साथ डील कर रहे हैं नीचे। तो मैं जो था, मैं यूनिट का एडजुटेंट था। एडजुटेंट जो होता है कि वो ऑपरेशनल स्टाफ ऑफिसर होता है यूनिट का, और मैं किसी काम से, हमारा रेयर था वहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर पीछे, वहाँ गया था देखने के लिए। मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो जैसे मैं वापस आया तो मैंने देखा कि पहले मैं देख रहा था कि पहले उनके जो हवाई जहाज़ हैं वो हमला कर रहे थे। तो अचानक मेरे ऊपर से ट्री टॉप लेवल के ऊपर एक मतलब 4 सेबर्स की एक जो है वो मिशन ऊपर से निकली। 4 सेबर्स नहीं, 4 जहाज़ों की। मुझे ये नहीं पता था कौन से जहाज़ है। तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये जहाज़ जो है ये मतलब पाकिस्तान के और जहाज़ आ गए हैं हिस्सा लेने के लिए। फिर जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, क्योंकि हमें इस बात की मतलब एजुकेशन होती है, तो मैंने देखा कि ये हमारे नेट जहाज़ हैं। तो वो ऊपर से उड़े और इतने लो लेवल पर थी फ्लाइट कि हमारी जीप में मुझे थरथराहट महसूस हो रही थी कि ये बात है। तो जैसे ही, और वो सेबर जो थे, 3 सेबर थे, वो अपना लगातार अपना डाइव अटैक किए जा रहे थे। तो ये जो सेबर्स हमारे आए, इनमें से 3 सेबर्स ने अपने अपने एक जहाज़ चुना और अप्रोच किया और लॉन्ग बर्स्ट मारा उन्होंने। अपनी 20 मिलीमीटर कैनन होती है उसके अंदर, और जिसमें से 2 जहाज़ उसी वक्त मतलब फ्लेम्स में हो गए और फट गए, और उनकी जो पायलट्स हैं वो नीचे पैराशूट से नीचे आ रहे थे। और तीसरा जहाज़ जो था वो भी स्मोक कर रहा था, लेकिन वो वापस ढाका की तरफ चला गया और ढाका में जाकर वो लैंड हो गया। तो जैसे मैं वापस तकरीबन नज़दीक पहुंचा जहां पर हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था, तो मैंने देखा कि जो पायलट था जो पैराशूट से आ रहा है, वो वहाँ से कोई 600-700 कह लो मीटर था। तो हमारे जवान जो थे उसके पास में जो डिप्लॉयड थे ज़मीन के ऊपर, वो उठकर उसकी तरफ भागे। अब मुझे ये इतना तजुर्बा था, या मैंने पढ़ा हुआ था, पर्सनल तजुर्बा नहीं था, पढ़ा हुआ था कि अक्सर पायलट्स जब नीचे आते हैं तो जवान जिनके ऊपर हमला हो रहा होता है या जिनका पहले कोई नुकसान हुआ होता है, वो बहुत भावुक हुए होते हैं, और ऐसे वक्त पर वो थोड़ा सा मतलब प्रिजनर के साथ या जो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसके साथ कोई मतलब नाजायज़ हरकत कर सकते हैं, उसको रफ अप कर सकते हैं। तो मैं भी उसी वक्त बिना सोचे उनकी तरफ दौड़ने लग गया। लेकिन जब तक मैं पहुंचा तो कुछ जवान उसके पास पहले ही पहुंच चुके थे, और वो जैसे अक्सर होता है, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि पहले वो स्ट्रैफिंग कर रहे थे जहाज़, और फिर उससे पहले हमारी बटालियन का कुछ नुकसान हुआ था, तो जवान बहुत भावुक थे। तो कुछ जवानों ने जो है उनकी मार पिटाई शुरू कर दी।
उन्होंने मतलब गोली वगैरह तो कोई नहीं चलाई, लेकिन फिर भी उनको जो राइफल के बट है, जो राइफल का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसके साथ मार रहे थे, कोई उनको कुछ कर रहा था। तो मैंने जाकर थोड़ा सा सबको हटाया, और फिर भी जवान बहुत भावुक थे, तो इस हद तक बात बढ़ गई कि मुझे उनके ऊपर लेटना पड़ा पायलट को बचाने बचाने के लिए, ताकि भी उसको ज्यादा कोई चोट न लग जाए। अच्छा, कितने जवान हमारे उसको पीटने में हमारे वहां पर थे 15-20 जवान जो वहां पहुंच चुके थे। वो गुस्से में लगे हुए थे? वो गुस्से में मतलब जैसे अपना अपना गुस्सा निकाल रहे थे। जैसे ये अक्सर होता है, क्योंकि लोअर लेवल के ऊपर जवानों में बहुत गुस्सा होता है उस वक्त, लेकिन मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था उसको, लेकिन सिर्फ रफ अप मतलब कर रहे थे। तो आप ऊपर लेट गए, फिर क्या हुआ? तो जब मैं ऊपर लेट गया तो उसके बाद जवान समझ गए कि ये जो है एक प्रिजनर का और बहुत फायदा होता है, तो इसलिए इसको कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने उसको उठाया और उसको चलने के काबिल थे वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको कोई चोट नहीं आई थी नीचे आते वक्त। सिर्फ उनको थोड़ी सी सिर में एक राइफल के बट के साथ थोड़ा सा घाव हो गया। तो हम वापस हेडक्वार्टर में पहुंचे, क्योंकि मेरा ही ये काम था। तो पहले तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो उनकी ड्रेसिंग की, फिर उनको एक कप चाय का दिया, और फिर मेरा ही काम था, क्योंकि मैं बटालियन का एडजुटेंट था जो जिन्होंने उसकी इंटेरोगेशन करनी थी, तो मैंने उनकी इंटेरोगेशन की। उन्होंने बताया कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं जो दस्तूर के मुताबिक, और अपना बताया कि मेरा पाकिस्तान वायुसेना का अफसर हूँ, और एक दो बातें मैंने पूछी जो उन्होंने जवाब दे दिया। जो इंटेरोगेशन होती है वो काफी डीप करते हैं, ये पूछते हैं कि प्लान्स क्या हैं? वो इंटेरोगेशन जो आप सोच रहे हैं वो इंटेरोगेशन होती है जाकर जो पीछे जहां पर एक्सपर्ट हेडक्वार्टर्स में इस लेवल के ऊपर हम सिर्फ उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कोई कि इमीडिएट मतलब उनका क्या टास्क था या क्या मिशन था, वो सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। उस वक्त भी प्रॉपर पेपर पे रिकॉर्ड होता था? हाँ, वीडियो पेपर पे रिकॉर्ड होता है। हमारे पास फॉर्म्स होते हैं। जो ग्राउंड अटैक में कैदी होते हैं उनसे हम ज़्यादा बातचीत करते हैं, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। क्योंकि एयर वाले होते हैं, हमें पता है कि ये तो दूर से आ रहे हैं, इनको कोई खास मिशन। मैंने उसको पूछा कि आपका मिशन क्या था, तो उसने वही बताया कि मेरे को सिर्फ टैंक नज़र आ रहा था एक, तो जो हमारा फंसा हुआ टैंक था वो उसी के ऊपर मतलब हमला, उसे डिस्ट्रॉय करने आया था। कर रहे थे उसको ही सोच के, क्योंकि ऊपर से जब आप हमला करते हैं हवाई जहाज को बहुत कम दिखाई देता है, तो उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। जो कुछ उसको दिखाई देता है वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मतलब टैंक के ऊपर फोकस कर रहे थे ब्रिज के, और आसपास कुछ ट्रुप्स थे शायद उनको दिखाई देते होंगे क्योंकि सब कैमोफ्लेज थे। तो फिर उसने अपना नाम बताया, परवेज कुरैशी मेहदी, 6 फुट से ऊपर थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, और पहले तो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की, उनको बताया कि वो सुरक्षित है, तो फिर वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो मैंने उनको कहा कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो, और अब आपकी मतलब हम आपकी देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे। बाकी उनके जो हथियार वगैरह होते हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई। उसके सर्च में क्या क्या मिला उनके पास? वो तो आप ही ने किया होगा, उनकी तलाशी ली होगी मौके पे? हाँ, तलाशी उनके पास, नाम तो आमतौर पर पायलट अपने ओवरऑल्स में होते हैं, ठीक है, और उनके पास एक सर्वाइवल किट होती है जिससे जो साथ में कैरी करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है, चॉकलेट्स वगैरह, सर्वाइवल किट बोलते हैं उसको। और आमतौर पे पायलट्स के पास एक पिस्टल होता है, एक पिस्टल और उसका एम्यूनिशन होता है, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो वो अपना बचाव कर सके। तो फिर वो हमने उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं, उनसे ले लेते हैं, और फिर उनको हमने मतलब पूरा जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो उनको हमने वापस भेज दिया। क्या ये प्रोसीजर होता है, प्रोसेस वही होता है जो आपने? बिल्कुल, ये प्रोसेस यूनिवर्सल है कि जो सबसे पहले जो नियरेस्ट यूनिट होती है जिसके पास पायलट जाता है, तो वो उसको चार्ज में देते हैं, और फर्स्ट जो रिपोर्ट है वही बनाते हैं। ये कहाँ पकड़ा गया, किस हालात में पकड़ा गया, क्या इसकी हालात थी। उन टाइम पर कैमरे वगैरह नहीं होते थे, नहीं तो हम मतलब फोटोज ले सकते थे, तो फोटो वगैरह ले सकते हो। तो ये एक दस्तूर है, ये पूरी सभी फौजें इसको फॉलो करती हैं। लेकिन ये हालात वही हैं जो आप वाले थे, अभी वॉर तो डिक्लेयर नहीं है।
देखिए हालात बिल्कुल वही हैं, क्योंकि 71 में भी डिक्लेयर नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं, वो क्या कहता है? जिनीवा कन्वेंशंस जो है वो हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पर लागू है। तो ये बहुत लोगों का ये ख्याल है कि वो सिर्फ जब लड़ाई हो, वॉर के लिए है जिनीवा कन्वेंशंस, नहीं। जिनीवा कन्वेंशंस के ऊपर उसके बाद बहुत सारे उनके अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और प्रोटोकॉल्स हैं जो लिखित में हैं। तो उनके मुताबिक ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ये उनको बहुत विस्तार में लिखा गया है। और जो अनडिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, अनडिक्लेयर्ड लड़ाई होती है, वो उसमें भी जिनीवा कन्वेंशंस लागू होते हैं। और पाकिस्तान और भारत दोनों इसके सिग्नेटरीज हैं। कुछ तो बात ऐसी होती है कि कई बार तो देश जैसे गुडविल की तौर के ऊपर जो है वो प्रिजनर्स को पहले ही वापस कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब सीज फायर होता है या जब बातचीत शुरू हो जाती है तो पहला एक्शन ये लिया जाता है कि ये। लेकिन जब एक मुल्क डिक्लेयर कर देता है कि हमारे पास प्रिजनर है, उसके बाद उस प्रिजनर को जो है रेड क्रॉस का एक्सेस लागू हो जाता है। जो जनरली जो ये टॉर्चर होता है, जब मान लीजिए मौके पे तो जवान होते हैं या सिविलियंस होते हैं, वो इस तरह की हरकत कर देते हैं, चाहे नफरत में या दुश्मन का समझ के, लेकिन उसके बाद जब ऑफिसर क्लास के पास पहुंच जाता है कोई भी वॉर प्रिजनर्स, तो उसके बाद के क्या हो रहे थे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो देखिए दस्तूर ये है कि ये तमाम सैनिकों को ये मालूम है कि ऐसे किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कोई किसी किस्म का गलत सलूक नहीं करना, खास तौर पे उसके साथ मारपीट नहीं करनी है और पकड़ने के बाद ना ही उसको तंग करना है, ना उसकी बेइज्जती करनी है। ये भी लिखा हुआ है जिनीवा कन्वेंशन में कि इंसल्ट्स नहीं देने, उसको पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनाना। क्योंकि लोअर लेवल के ऊपर उस वक्त हमले हो रहे होते हैं, खास तौर पे जब ज़मीनी कार्रवाई होती है, कुछ कैजुअल्टी सफ़र किए हुए होते हैं ट्रुप्स ने, तो ट्रुप्स में थोड़ा सा रोष होता है। तो वो ये तो कभी मैंने तभी नहीं सुना भारतीय सेना में कि भारतीय सेना ने किसी कैदी को मार दिया। लेकिन जब शुरू का जो थोड़ा सा जो भावुकपन होता है, जो जोश होता है, जो थोड़ी सी दिल में एक किस्म की नफरत होती है, उसकी वजह से थोड़ी रफिंग अप जो है इनिशियल स्टेज पर हो जाती है, जैसी कि परवेज़ कुरैशी मेहदी के साथ हुई। और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जैसी अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर हैं उनके साथ भी गांव वाले कर रहे थे। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान के ट्रुप्स वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको काबू में किया। उसके बाद वो उनको आगे ले गए। आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज कुरैशी को पकड़ा और वही परवेज कुरैशी 1997 में पाकिस्तान की वायुसेना के मुखिया बने। बिल्कुल, ये एक इत्तेफाक की बात है। 1999 में जब हमारी कारगिल युद्ध हुआ, उस टाइम पर एयर चीफ मार्शल परवेज़ कुरैशी मेहदी जो हैं पाकिस्तान के वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। और ये बात मुझे पता चली 1997 में कि जब वो एयर चीफ बने, तो उस टाइम पर हमने, क्योंकि जो उस टाइम पे जब ये कैदी बने तो इनकी पूरी इंटेरोगेशन हुई डिटेल में, बाद में वायुसेना ने भी इंटेरोगेशन की थी और मेरे ख्याल में ये ग्वालियर में रखा गया था वायुसेना के कैदियों को। तो उनका रिकॉर्ड होता है कि पर्सनैलिटी क्या थी, कैसे आदमी थे, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने भी उनको ये इस बात का जिक्र किया था कि एयरफोर्स को कि ये हमारे पास कैदी थे, लेकिन एयरफोर्स को भी मालूम था क्योंकि वो भी इस बात को जानते। कभी आपका संपर्क दोबारा या बात नहीं हुई उनसे? नहीं, दोबारा बात नहीं हुई, लेकिन ये मैंने पहली बार मैंने इसको अपने ब्लॉग पे लिखा था कोई आज से 7-8 साल पहले। फिर मैंने इसको 2 बार इसको प्रकाशित किया है, एक बार न्यूज़ लॉन्ड्री में, एक बार द प्रिंट में। लेकिन हर बार जो है ये आर्टिकल बहुत ही पॉपुलर हुआ है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनमें ये आर्टिकल बहुत पॉपुलर है। और सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बहुत पाकिस्तानियों ने इसके बारे में संपर्क किया और उन्होंने कहा कि ये मतलब ये आप बहुत अच्छी बात थी कि आपने ऐसा उनके साथ सलूक किया। तो मैंने उनको हर बार यही कहा कि ये तो जिनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि यही दस्तूर है और इसके मुताबिक ही जो सही सेनाएं होती हैं, जो अच्छी सेनाएं होती हैं, वो इसके मुताबिक ही काम करती हैं। जिनीवा कन्वेंशंस जो है वो पूरे रेटिफाइड है। उसके बाद हम इंटरनेशनल फोरम में
जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते जस्टिस में भी जा सकते हैं। और लेकिन ये आमतौर पर इसको बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो इस बात को जो है मतलब इसकी उल्लंघना करते हैं। तो ऐसा हुआ है, बहुत एलिगेशंस हुए हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जापान के साथ ऊपर भी एलिगेशंस थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने भी बहुत टॉर्चरिंग की है। तो लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आजकल बाय एंड लार्ज सभी इस बात को ढेर करते हैं। जनरल, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अभी जो दोनों मुल्क हैं वो कहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। 26 तारीख की सवेरे मतलब 3:30 और 4 के बीच में बालाकोट टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था, उसके ऊपर हमने एरियल स्ट्राइक्स किए थे और बहुत सक्सेसफुल और कामयाब ऑपरेशन था। और हमने साफ जाहिर कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है और हम सिर्फ मतलब टेररिस्ट के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि यही टेररिस्ट और प्लानिंग कर रहे हैं। और ये हमारा हमला प्रीएम्प्टिव था, क्योंकि वो उनके और प्लान्स हैं हिंदुस्तान में सुसाइड मिशन वगैरह करने के। पाकिस्तान ने जो है पहले भी कहा था और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम इस बात का जवाब ज़रूर देंगे। एक तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अगर हमारा हमला जो है टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर है तो पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि जो टेररिज्म उनके इलाके में है, जिससे वो खुद बोलते हैं कि हमारे 70,000 आदमी पिछले 10 सालों में, या वो ये बोलते हैं कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। इमरान साहब ने भी कल कहा अपने भाषण में कि 70,000 हम पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं टेररिस्ट द्वारा। तो इसका जो कहता है कि वो अब उनके साथ मिले हुए हैं। और हमेशा भारत ने यही कहा है कि ये आपके प्रॉक्सीज हैं, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो भारत में। तो उन्होंने कहा और उन्होंने कल सवेरे एक मतलब कहिए कि किस्म का जवाब दे दिया और पहले तो काउंटर एरियल स्ट्राइक किए कृष्णा घाटी, नौशहरा और रजौरी सेक्टर में। और फिर जब वो वापस जा रहे थे और जब हमारा काउंटर एयर एक्शन जो था उनके खिलाफ कि हमने उनको इंगेजमेंट की, तो उस एरियल इंगेजमेंट में उनका एक F-16 जहाज़ जो है मार गिराया गया और हमारा जो है एक MiG-21 बाइसन गया। उसके बाद अभी तक कोई ख़ास एक्शन ज़मीन पर हुआ नहीं है किसी किस्म का। भारत और भारतीय सेना के पास अब विकल्प क्या है? हम खड़े कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है कि अब हम जो ये एक्शन हुआ है या एयर स्ट्राइक करके हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान के साथ भारत ने हर किस्म के जो है तरीके अपनाने की कोशिश की है। 47 की जंग हुई है, 65 की जंग हुई है, 71 की जंग हुई है, शिमला अकॉर्ड साइन हुआ है। उसके बाद वाजपेयी जी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह खास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की बहुत इंगेजमेंट की और बहुत वाजपेयी जी ने तो सीज़ फायर लागू करवाई 2003 नवंबर में, मतलब LOC के ऊपर, और बहुत इंगेजमेंट की और कई अलग अलग किस्म के सॉल्यूशंस को वर्कआउट करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने कभी किसी बात को आगे पूरा नहीं निभाया। या तो कोई कहता कि हमारी सरकार बदली हो गई है या सेना का कू हो गया है या किसी ना किसी वजह से उन्होंने नहीं किया। उनकी एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है 1971 के बाद, और उससे उसके लिए उनका एक पॉलिटिकल कंसेंसस है देश में, पॉलिटिशियंस के बीच में, अलग अलग पार्टीज के बीच में और फौज के साथ और लोगों के साथ भी। और वो कंसेंसस ये है कि हमें 1971 में हिंदुस्तान ने 2 हिस्सों में कर दिया, हमारा बंटवारा, हमारे को मतलब ब्रेकअप कर दिया। 1947 में कश्मीर हमारे से धोखे के साथ ले लिया गया है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है और हम भारत के साथ बराबरी चाहते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में बराबरी चाहते हैं। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को स्टेडफास्टली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना ताकतवर है, मजबूत है, वो आपके साथ डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया प्रॉक्सी वॉर का,
या जिसे कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉर, जिसमें आप टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अपने टेररिस्ट भेजते हैं, कुछ लोकल जो मिसगाइडेड यूथ है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी वजह से वो वहाँ चला रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने टेररिस्ट यूज़ करते हुए हिंदुस्तान के हिंटरलैंड में भी हमले किए हैं। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि न्यूक्लियर बैकड्रॉप है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमने न्यूक्लियर हथियार की जो पिस्तौल है वो अपने सिर के ऊपर लगाई हुई है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा करोगे तो हम उस गोली चला देंगे। ऐसे में भारत को क्या करना होगा? अब जो है सवाल इस बात का है कि ये जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये इतनी आसान नहीं है। ये एक मतलब उनका ख्याल है, न्यूक्लियर बम कोई खिलौना नहीं है कि अगर आप किसी भी हालत में चाहे छोटा चाहे बड़ा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करोगे तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा स्ट्रेटेजिक होता है। तो अगर आप जैसे भी आप कहोगे, चाहे आप एक गिराएंगे तो दूसरी पार्टी की हमेशा उसके पास तैयारी होती है, वो आपके ऊपर 2 गिराएगा। क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, वरना ऐसा होता तो कारगिल में जब इनकी हार हो रही थी तो ये यानी कोशिश ना करते। ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ दुनिया को डराने के लिए है और अपनी स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने के लिए है, वही ये कोशिश करते हैं। तो लेकिन उसके जब तक वो समय आता है, उन्होंने अपने जो थ्रेशोल्ड है उन्होंने डिफाइन किए हैं, हमारी दहलीज जो डिफाइन किए हुए हैं कि अगर हम कुछ लंबा पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे या हम किस उनके मेजर इकोनॉमिक पोटेंशियल उनका डिस्ट्रॉय कर देंगे या उनकी फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन उसके नीचे हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि जिसके ऊपर एक फर्म होती है, मतलब स्ट्रैटेजी की फोर्सिंग कंपेलेंस, यानी जो आपका एडवर्सरी है उसको अपनी बात उसके ऊपर उसको मनवाना अपनी बात। मतलब भारत की स्ट्रैटेजी सिंपल है। हमारी क्या है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दे, प्रॉक्सी वॉर करना बंद कर दे, उसके बाद हमारी पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं है और बाकी हम हर चीज़ जो है। इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को मजबूर कैसे कर सकते हैं हम बॉर्डर पर? हाँ, तो अभी जो है क्योंकि इस जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसकी वजह से दोनों साइड्स हमारी मोबिलाइज्ड हैं और अब हम ये जो थ्रेशोल्ड है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे नीचे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कुछ इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, हम कुछ उनके पहाड़ों में पोस्ट पकड़ सकते हैं, हम कुछ हद तक उनका पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस हद तक कि वो इतना बड़ा ना हो ताकि वो उसकी एस्केलेशन ऊपर हो। पाकिस्तान ये हमेशा यही कहता रहा है कि आप जैसे आएंगे हम शुरू कर देंगे। तो ये जो उनका ब्लफ है कि इतनी ये मतलब उनको खिलौनों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको डिस्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली कमज़ोर कंट्री है, उसके पास $5-6 बिलियन का रिजर्व रहता है जो कि इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। सऊदी अरेबिया से, चाइना से भिखारियों की तरह वो मतलब भीख मांगता है। सस्टेन नहीं कर पाएगा लंबी वॉर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अब जब हमने फैसला ले ही लिया है और 2001 दिसंबर के बाद और पराक्रम के बाद पहली बार सेना ने बड़ी मोबिलाइजेशन की है, अब हमें इस बात को सिरे निभाना चाहिए। अगर हमने इसको सिरे नहीं निभाया, इसको हम बिल्कुल कंक्लूजन तक नहीं लेकर गए, तो ये जो पाकिस्तान की जो टेररिज्म का जो मिलस्टोन है जिसे बोलते हैं, हमारे गले में लटका हुआ है, ये हमेशा के लिए लटका रह जाएगा। और ये मौका है कि हमें अपना नेशनल रिजॉल्व दिखाना चाहिए, हमें बिल्कुल स्टेडफास्ट रहना चाहिए और जितना भी समय लगे तो उसमें हमें इस अपनी जो पॉलिटिकल विल है वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान हमारे मामलों में इंटरफेयर करना बंद करे। तो आप बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से कहाँ क्या करना है, कब करना है, किस हालात में करना है, आप कर सकते हैं और उनको एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कीजिए, उनको वेयर डाउन कीजिए, उनको इकोनॉमिकली शटर कीजिए ताकि उनके ऊपर कंपेलेंस फोर्स हो जाए और जब हम नेगोशिएट टेबल पर आए तो पीस ऑन आवर टर्म्स, हमारी शर्तों के ऊपर पीस आएगी, ना कि आपकी शर्तों के ऊपर।
पाकिस्तान लेकिन डबल स्टैंडर्ड रखता है, एक तरफ आतंकियों को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ करता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं भारत से। इस सिचुएशन में ये बड़ा मुश्किल है भारत के लिए कि आप आतंकियों को भी अपना सिटीजन मानते हैं, उनको आतंकी भी नहीं मानते और दूसरी साइड बात भी करना चाहते हो, तो इसीलिए बातचीत का माहौल नहीं बन पा रहा है। ये आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की, एक तो मैंने बताया कि जो उनकी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी किस बात से है। एक तो प्राइमोडियल रीज़न है कि वो इस्लाम है, हम सुपीरियर हैं, हम एक सुपीरियर रेस हैं। हालांकि हम लोगों से कन्वर्ट होकर ज़्यादातर पंजाबी जो पंजाब पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, पहले हमारे जैसे ही थे, चाहे वो बुद्धिस्ट हों चाहे वो हिंदू हों, जो भी थे। और दूसरा, एक तो उनकी प्राइमोडियल हेट्रेड है और दूसरा है कि कश्मीर के वो सोचते हैं कि कश्मीर हमारे से गलती मतलब धोखे से ले लिया गया है। लेकिन बात यह है कि जो रूल थे उस टाइम पे कॉलोनियल इंडिया के, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया, उसकी वजह से वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हर एक आदमी से तो पूछा नहीं जा सकता कि आपने कहाँ जाना है, कोई रेफरेंडम तो होते नहीं थे और ना ही रेफरेंडम हो सकते हैं। तो वो कहता है कि मेरे से अनफेयरली ले लिया गया है। तीसरा, उसका हमने बंटवारा कर दिया है, तो जिसकी वजह से वो, और साथ में हमारी बराबरी चाहता है, हमारे से 1/7 उसका साइज है और हमारे साथ बराबरी चाहता है। तो वो उसकी ये स्ट्रैटेजी जो है ये बदली नहीं हुई है। अब इसको कामयाब बनाने के लिए सीधे तो लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि उस पर इतनी ताकत नहीं है। एक तरफ न्यूक्लियर वेपन खड़े कर लिए हैं एज ए वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और एज वेपन ऑफ ब्लैकमेल। दूसरा ये प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि अगर वो हमारे पर वैसे हमला करेगा J&K के ऊपर या वैसे करेगा तो उसकी हार निश्चित है। तो वो हमारी कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी, एक इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी जो है उसको नलीफाई करता है, और ताकि हम ये प्रॉक्सी वॉर लड़ें। और यही काम उसने अफगानिस्तान में किया है। आज आप देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान उनको ब्लेम कर रहा है टेररिज्म के लिए। जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उससे एक दिन पहले उन्होंने ईरान के अंदर यही कार्रवाई की है, और इस तरफ हिंदुस्तान कह रहा है, उस तरफ अमेरिका कह रहा है। लेकिन उनकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है पाकिस्तान की, जिस जगह पर वो खड़े हैं, जहाँ से वो गेटवे है, एक तो सेंट्रल एशिया की तरफ, फिर उनका जो आगे कांटेक्ट है ईरान के साथ, और इधर अब चाइना के साथ, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये जो आपका हाईवे बन गया है और ये पोर्ट बन गया है। ये पोजीशन जो है इनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए और इन कंट्रीज के लिए। तो ये पोजीशन के साथ जो बाकी देश हैं, और दूसरी बात कि जो अरब कंट्रीज हैं वो अपनी उनकी रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट देते हैं। चाइना क्योंकि वो हिंदुस्तान को नीचे दिखाना चाहता है, वो उनकी सपोर्ट देता है। अमेरिका उनसे मदद चाहता था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी पोजीशन देखिए, पोजीशन की वजह से, तो उन्होंने उसको मतलब सपोर्ट दी। $20 बिलियन दिए हैं पिछले 10 साल में। तो ये जो ये इससे उनको एडवांटेज है, और ये इसकी वजह से फायदा उठाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अफगानिस्तान में वही कर रहे हैं, ईरान में वही कर रहे हैं, इंडिया में वही कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि एक दिन मतलब जो इस्लामिक उम्मा है उसका लीडर पाकिस्तान होना चाहिए। एक तरफ तो आप एज इट इज आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उससे आप कहते हो कि सिर्फ हम ही एक इस्लामिक देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो बाकी हम अगर हमारी कामयाबी होगी तो हम इसका। तो ये वजह से इनकी एक ये स्ट्रैटेजी है जिसको ये लगातार इस्तेमाल करते हैं। जनरल, जैसे अगर 71 की जो जंग में हालात थे, थोड़ा सा अब याद कीजिए उस वक्त के, और अभी जो हालात चल रहे हैं तनाव के बॉर्डर पे, क्या ये हालात जंग की तरफ ही बढ़ते हैं? क्योंकि आपने 71 के हालात भी देखे हैं, आज के हालात भी आप देख रहे हो, या ये सिर्फ डर और गीदड़ भभकी बांध के चले हम? 71 की बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि 71 में बहुत पहले फैसला हो चुका था कि जंग होगी। ये फैसला तो तकरीबन अप्रैल मई के महीने में ही ले लिया गया था, और लेकिन उसमें सिर्फ ये था कि उस टाइम प्रधानमंत्री जो है वो जल्दी करना चाहते थे, और उनके जो एडवाइजर्स थे, और सैम मानिक शाह ने उस वक़्त कहा कि नहीं, हमें तैयारी करनी चाहिए, बांग्लादेश में मानसून आ जाती है, पूरा एक समुंदर बन जाता है, वो हम नहीं कर सकते, और ये हमला जो है जाकर दिसंबर में जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी।
दूसरा कि कुछ सेना जो है हमारी वहाँ पर पहले से मौजूद थी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वजह से नक्सलाइट प्रॉब्लम चल रहा था, फिर बंगाल में इलेक्शन थे, तो हमें जो है पूरा 7-8 महीने का समय फोकस्ड तरीके से ट्रेनिंग करने का, अपनी बांग्लादेश में जो हमारे मिशंस थे, जो हमारे टास्क थे, उसके बारे में रिहर्सल करने का कि वो कैसे करेंगे, वैसे इलाके में हमने मतलब पूरी तैयारी की। तो एक लंबा अरसा मिल गया हमें तैयारी करने का। और फिर उस टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं, और एम बड़ा क्लियर था एंड में कि हमने जो है बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है, और जो ये 1 करोड़ शरणार्थी हमारे पास आए उनको वापस भेजना है। हालांकि बहुत लोगों ने ये कहा है, और ये सही भी है कुछ हद तक, कि ढाका ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमने कहा कि थोड़ा सा इलाका कैप्चर कर लें, उसके बाद लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से लड़ाई आगे चली उसके मुताबिक ढाका 15 तारीख को ढाका के अंदर मतलब हम लोग पहुँच गए, और 16 तारीख को सवेरे और उसका हाथ में सरेंडर हो गया। लेकिन जो उस किस्म की लड़ाइयाँ थी, जब एक जिसे बोलते हैं कि डिसाइसिव वॉर विद एब्सोल्यूट विक्ट्री, सो वो जो इरा था वो इरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि टोटल ऑल आउट लड़ाई आजकल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है स्पेशली वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग नेशंस के बीच में हो, वो ऑल आउट लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि जब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं तो वो जो ऑल आउट लड़ाई है वो अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि कैसे हमने उसके नीचे रहते हुए फिर भी उनके ऊपर अपनी विल इम्पोज करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, और अब आप एब्सोल्यूट विक्ट्री नहीं हो सकती किसी की भी, और ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं। लेकिन हर एक देश आखिर में ये चाहता है कि उसकी प्रॉस्पेरिटी हो, उसकी वेलबींग हो, और उसकी पब्लिक क्या चाहती है। एक मौका ऐसा आता है कि जब हालात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जो साइकोलॉजिकल कोलैप्स होता है गवर्नमेंट का, वो हो जाता है जब वो समझते हैं कि अब हम हारने वाले हैं। पाकिस्तान को उसी सिचुएशन में लाना चाहिए भारत। मैं आपको बांग्लादेश का उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश में हालांकि उस टाइम न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, टोटल फौज पाकिस्तान की सिविल ऑफिसर्स जो वगैरह मिला के 93,000 थे, लेकिन फौज कोई तकरीबन 80-85 हज़ार थी, 10-1 हज़ार सिविल ऑफिसर्स थे। और उनके सिर्फ मेरे टोटल कैजुअल्टीज़ जो हैं मेरे ख्याल में 1500 से 2000 हुए थे। टोटल कैजुअल्टीज़ 1500 से 2000 किल्ड, और उससे आप कह लीजिए कि 3 टाइम्स ज़ख्मी हुए होंगे, 4-5 हज़ार ज़ख्मी हो गए। तो 80,000 फौज, सिर्फ 1500 आदमी नाकाम हुए, लेकिन ढाका के अंदर सरेंडर हो गया। चारों तरफ अभी इंटैक्ट थी फौज, ढाका में सिर्फ अंदर थे 27,000, और हमारे सिर्फ एक ब्रिगेड 3,000 के ब्रिगेड ने उनको कांटेक्ट किया था। लेकिन जो साइकोलॉजिकल कोलैप्स है वो उनका हो गया। तो ऐसे हालात पैदा करने हैं कि जिससे कि उनके साइकोलॉजिकल कोलैप्स होना चाहिए पाकिस्तान का, साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो। तो जब भी लड़ाई होती है ये एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स करना उनकी लीडरशिप का, और ये हर लेवल पे काम करता है। लड़ाई में हमारे लोअर लेवल पर भी काम करता है कि कैसे कमांडर्स का साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो, कैसे इस टुकड़ी का साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो। तो ऐसे हालात पैदा करने हैं। अगर आप ऐसे हालात पैदा अभी करेंगे, कैसे? डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, लड़ाई को लंबी खींचना ताकि उनके पास सामान न रहे, उनकी नेवी को ब्लॉकेड करना, उनके और कैलिब्रेटेड लंबी जंग में उनको एंगेज करना ताकि उनको साइकोलॉजिकली हम वेयर डाउन कर दें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एब्सोल्यूट वॉर जीतना फिजिकली अभी नामुमकिन है, और वो उस टाइम पर भी हमने साइकोलॉजिकल कोलैप्स के जरिए ही ढाका का कोलैप्स, मतलब बांग्लादेश का, ईस्ट पाकिस्तान का कोलैप्स किया था। अगर हम दोनों की तुलना करें, जनरल आखिरी सवाल है ये, अगर हम दोनों देशों की तुलना करें, चाहे उनकी जल थल वायु सेना है ना, सबकी करें, तो आप भारत को और पाकिस्तान को कहाँ आंकते हैं इस वक्त? देखिए, अगर आप नंबर्स गिनेंगे कि टोटल कितने ट्रुप्स हैं, कितने टैंक हैं,
और कितने हवाई जहाज़ हैं, तो हम उनसे सुपीरियर हैं। इसके बहुत तरीके होते हैं कि हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ब्रॉडली आप कह लीजिए कि हम 1:2 के रेशो पर हैं, ठीक है। और इस वक्त जो है विंटर्स का टाइम है और जो बासेस हैं नेफा में, और वहाँ पर इस वक्त सेना की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम कम से इसमें गए, तो वहाँ के जो डिविजन्स हैं वो भी हम इस तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिवली हम सुपीरियर हैं, क्वालिटेटिवली ये सुपीरियरिटी उतनी नहीं है और ये मतलब कम है, क्योंकि क्वालिटेटिवली उनके पास भी वैसे ही आधुनिक हथियार हैं, थोड़े से बेशक पुराने हों लेकिन उन्हें अपग्रेड करके तकरीबन बराबरी पर आ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास Su-30 है, उनके पास F-16 है, लेकिन हमारे नंबर बहुत ज़्यादा है, बाकी जहाज़ उनके भी पुराने हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज इतना ऊपर नहीं है हम कि मतलब एक होता है जैसे अमेरिका है और हम दूसरी फ़ौजें हैं, हम लोग मीडियम टेक्नोलॉजी वाले हैं, अमेरिका सुपर टेक्नोलॉजी वाला है, तो बहुत अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों कंट्रीज़ हमारी टेक्नोलॉजी वाइज तकरीबन एक ही क्वालिटेटिव एज नहीं है, एक बराबर की ही है। लेकिन जब ऐसा होता है कि जब आप हमला करते हैं तो एक तो एज इट इज़ आपको 3:1 की सुपीरियरिटी चाहिए, दूसरा पाकिस्तान का जो बनावट है वो इंटीरियर लाइन से ऑपरेट करता है, वो अंदर से वो ऐसे जा रहा है, जबकि हम बाहर से आ रहे हैं, हम एक्सटीरियर लाइन से ऑपरेट करते हैं। हमारे को ज़्यादा एरिया की देखभाल करनी है, मतलब अगर हमें अपना इंडिया गार्ड करना है तो हमें ज़्यादा एरिया देखना पड़ता है, फिर सब बस्ती उनकी बनिस्बत। अगर ये मैथमेटिकल बातें नहीं होती, आखिर में जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो एक किस्म का होता है कि हालात पैदा करने और ताकि उनका मनोबल टूट जाए और उनका जो साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो जाए, और उसमें इतना सब कुछ करने की क्षमता हमारी सेना में है। जोश कैसा है इस वक्त सेना का? नहीं, जोश तो मैं कहूँगा कि इसमें जोश की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि मेरे ख्याल में चतुराई की ज़रूरत है। और इस चतुराई में पॉलिटिकल विल कितने मायने रखती है आर्मी ऑपरेशंस में? पहली बात तो पॉलिटिकल विल क्लियर होनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल एम क्या है? हमारी पॉलिटिकल एम है कि पाकिस्तान को ऊपर हमने को फोर्स करना है कि वो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी ना करें। तो ये तो हमारा एम है। अब इस एम को सिरे चढ़ाने के लिए आप में विल होनी चाहिए। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, एम तो हमारा वही है, लेकिन हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसको हमने मतलब उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया। जब पाकिस्तान ने दोबारा वही कार्रवाई शुरू कर दी, हमने उसको ऊपर नहीं उठाया। लेकिन इस बार जो है जब हमने इसको शुरू किया है और जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उसकी वजह से ये इंश्योर हो गया है कि अब ये कंक्लूजन तक जाएगा, बढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, और जो कुछ अभी तक हम मतलब हमारे टेररिज्म के साथ हमें नुकसान पहुंचा जा रहा है, उससे डबल हो जाएगा, और हालात जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें और भी ख़राब हो जाएंगे। यानी जनरल साहब आप पीछे नहीं हटना है? मैं समझता हूं कि अब अगर जब तक हम इस बात को कंक्लूजन के ऊपर नहीं लेके जाते, जब तक हम पाकिस्तान को ऊपर पीस ऑन ओन टर्म्स नहीं इम्पोज करते, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 40 साल सेना में नौकरी करने के बाद जनरल पनाग ने 2 कमान है सेना की, उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, कमांड किया है उसको, और उसके बाद इन्होंने जो फोर्सेस के लिए ट्रिब्यूनल बनता है, आर्मी फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो होता है, उसमें भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि 71 से लेकर 2019 के बीच में सेना कहाँ खड़ी है और कैसे आगे चलना है, उसके इन्होंने अपनी प्लानिंग और अपना जो इनका दिमाग कहता है उस बात हिसाब से इन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो पाकिस्तान का फ्लाइट लेफ्टिनेंट पकड़ा गया और बाद में वो एयर मार्शल बनने के बाद एयर फोर्स का चीफ बना पाकिस्तान का, उनको बचाने वाले जनरल पनागी थे। शायद वो परवेज़ कुरैशी अब अपने आप को याद करता होगा। आप इस इंटरव्यू पर अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं।